दरबार में हर चीज का हिसाब किताब मौजूद होता है, लेकिन जूते की छोटी सी चोरी ने दरबार की रोशनी में ऐसे प्रश्न जगा दिए कि सारा महल सोचों में पड़ गया। जब अकबर के दरबार में आया पेचीदा मसला, एक जोड़ी जूते गायब, बड़ा दरबार, बड़े राज और एक छोटा सा सुराग जिसने सबको चौंका दिया। आइए देखिए कि कैसे बीरबल ने सच उघाड़ा। अकबर शाह की सुबह हमेशा जल्दी और कुछ खास होती थी। महल की गहरी नींद धूल मिट्टी के उन कोनों में छिपी रहती थी जहां सूरज की किरणें देर से पहुंच पाती थी। मगर जिस तरह से आज का दिन उभर रहा था, उसमें कुछ अलगसा शोर था। हल्की सी खटखटाहट और दबी हुई फुसफुसाहटें दरबार की तैयारी जैसे हर दिन की तरह चल रही थी। नौकर चाकर अपने अपने काम निपटा रहे थे, खाने के बर्तन जांच लिए जा रहे थे और सिंहासन के सामने लाल कालीन बिखरे हुए थे। पर आज का शोर किसी आम हलचल का नहीं था। महल के एक छोटे से कमरे से, जहां अकबर अपने जूते और खतरों के बारे में विचार रखते थे, उस कमरे से 2 जूते गायब थे। खबर जल्दी फैल गई। सिरानी के जूते नहीं मिले। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा। सिरानी का मतलब था वही जूते जिनसे बादशाह अकबर रोज दरबार में उतरते थे। वो जूते न केवल आराम का साधन थे, बल्कि उनके पहनावे का अहम हिस्सा। उनमें कढ़ाई और मखमली अस्त व्यस्त पहचानी जाती थी। जूते खो जाए तो सिर्फ एक चीज गायब न हो जाती, शान में भी कमी आती थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी आंखों में एक चमक थी जो सामान्य प्रश्नों में भी तरह तरह की खोज चमका देती थी। कौन बतलाएगा कि ये जूते कहाँ गए? उन्होंने पूछा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। फिर लोग आपस में इशारों में बात करने लगे। कुछ ने कहा कि ये किसी छोटे नौकर की शरारत होगी, कुछ का कहना था कि शरारती बच्चे हो सकते हैं, और कुछ लोग तो बड़े संदेह की भाषा में कहते कि ये कोई षड्यंत्र है। अकबर ने अपने तरह के स्वभाव के मुताबिक एक आदेश दिया, न सिर्फ किसी को दोषी समझकर सजा देने के लिए, बल्कि सच जानने के लिए। मुझे सच चाहिए, उन्होंने कहा। जो भी इस वारदात से जुड़ा है उसे सामने लाओ। दरबार में बीरबल बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शिथिल मुस्कान थी जो अक्सर समस्या के हल के पहले नजर आती थी। बीरबल की आंखें उस छोटे से कमरे की ओर ठहर गई जहां जूते रखे गए थे। उन्होंने धीरे से अपने मुट्ठी पर हाथ रखा और बोले, महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने अपनी उंगलियां तालू पर रखकर कहा, बीरबल, तुम्हारे पास फिर भी कुछ चाल होती है, पर याद रहे, सच्चाई जो भी हो उसे बिना किसी अत्याचार के सामने लाना। यहां कोई निर्दोष को टोकना नहीं चाहता। बीरबल ने अपनी अद्भुत चतुराई का नजारा दिखाते हुए कहा, महाराज, एक बात कहूं, जूते चुराना ऐसा काम नहीं जो कोई बड़ी चालाकी जैसा लगे, पर जहां सारा दरबार है वहां छोटे कामों के भी बड़े राज छिपे होते हैं। इजाजत दीजिए, मैं अपने तरीके से जांच करूंगा। सबने सहमति दे दी और बीरबल महल के उस छोटे से कमरे में पहुंचे जहां जूते रखे रहते थे। कमरा साफ सुथरा था, पर आज वहां असामान्य हलचल के निशान थे। फर्श पर हल्की खरोंचें, एक दराज आंशिक रूप से खुला पड़ा था और एक छोटे से फंदे की तरह एक धागा बिखरा हुआ था। बीरबल ने एक एक चीज को ध्यान से देखा। वे जानते थे कि असली चीजें वही हैं जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन बड़े राज खोल देती हैं। पहला सवाल था, जूते कहाँ गए? बीरबल ने दरवाजे के पास खड़े नौकरों से पूछा, कब आखिरी बार आपने जूतों को देखा था? नौकरों ने बताया कि कल रात तक जूते वही थे। कोई आगमन या बड़ा हंगामा नहीं हुआ था, पर जो भी इसे चुराया उसने इतनी साजी सी जगह छोड़ी कि ये किसी ने अचानक किया हुआ काम नहीं था। किसी ने सोचा कि ये दुनिया का सबसे हल्का सा काम रहा होगा, पर बीरबल जानते थे कि किसी ने ये काम ठंडी सायन शातिराई से किया होगा। बीरबल ने महल के कोने कोने में घूमकर सुना कि कुछ लोग रातों रात भयंकर आवाज सुनने की बात कह रहे थे। किसी ने कहा कि जूता चोरी करने वाला एक भिखारी था जो महल के पीछे आया और चप्पलें ले गया।
किसी ने कहा कि जूते तो पुराने नौकरों में से किसी ने ले लिए होंगे। पर बीरबल इन सामान्य बतकों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले वे जूते पहनने वाले व्यक्ति यानी महाराज की रूटीन जांच लें। बीरबल ने देखा कि अकबर के जूतों का जोड़ा बहुत खास था। उनका आकार, कढ़ाई और अंदर की गद्दी कुछ खास निशानों से भरी थी। बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से देखा। वे ऐसे निशान थे जो केवल उस व्यक्ति के पैरों पर बनते थे जिसे जूते पहनकर विशेष चलना आता है। यानी कि जूते किसी अनजान व्यक्ति के नहीं, बल्कि किसी ऐसे बंदे के थे जो अक्सर उन जूतों के पास आता जाता रहता था। बीरबल ने महल में उपस्थित उन लोगों की सूची बनाई जो अकबर के कमरे के पास बैठे रहते थे। दरबारी, नौकर और कुछ प्राय आने वाले व्यापारी। पर उन्होंने एक और चीज नोट की। जूतों की दूरी से साफ था कि चोर ने उन्हें ले जाते समय हड़बड़ी नहीं की। चोर ने जूतों को सावधानी से उठाया और उन्हें सहज ही बाहर निकाला। इससे पता चलता था कि चोर शायद किसी परिचित का व्यक्ति था, किसी ऐसा व्यक्ति जो कमरों का रास्ता जानता हो और जिसे दरबार की नियम व्यवस्था से डर न लगता हो। बीरबल ने देखा कि महल के रसोइयों के पास से कुछ कण उठे हुए थे, हल्दी की हल्की बूंदें और सूखा धनिया की पत्तियां। उन्होंने अपने दिमाग में जोड़कर देखा, अगर जूते गायब हुए तो चोर ने उन्हें कहाँ रखा होगा। कहीं बाहर अच्छी जगह है जहां कोई जूता छिपा कर रखा जा सकता है। बीरबल ने महल के बाहर के आंगन और पीछे की गलियों की तरफ देखा। वहां अक्सर बाजार के लोग आते जाते रहते थे और रात में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो महल के बाहर के छोटे छोटे कोनों में छिप जाते थे। बीरबल ने निर्णय लिया कि वे महल के पीछे के उन छोटे छोटे ठिकानों की जांच करेंगे जहां पर आमतौर पर कोई चोर छिप सकता है। वे वहां पहुंचे तो पाया कि वहां एक पुराने खंडहर के पीछे एक चबूतरा था और उसके नीचे कुछ पुराने जूते पड़े हुए थे, मगर वे दूसरे जूतों से मेल नहीं खाते थे। पर एक दिलचस्प बात सामने आई। वहां राख और छोटी छोटी सूखी लकड़ियों का एक ढेर मिला था और उस पर ताजा लकड़ी की लकड़ी के निशान थे। शायद किसी ने हाल ही में आग जलाई थी। बीरबल ने सोचा कि चोर ने जूतों को वहां रख दिया होगा और बाद में उन्हें ले गया होगा। पर जूते फिर भी गायब थे। वापस महल में लौटते हुए बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैंने कुछ नहीं पाया पर मुझे एक संकेत मिला है। जूतों के पास हल्दी के दाग और साफ सुथरे घिसे निशान हैं। ये संकेत उसी की तरफ इशारा करता है जो रसोई के पास आता है। रसोइयों में हल्दी और मसालों की मौजूदगी सामान्य थी। पर बीरबल को याद आया कि रसोई का एक द्वार अकबर के कमरे से जुड़ता था ताकि बादशाह रात में भी देर से कुछ ले सके। यदि कोई रसोई के रास्ते से जूते ले गया हो तो शायद उसने उनसे जूते छिपाने के लिए कोई ऐसी जगह चुनी होगी जहां मसालों की गंध हो और जहां अक्सर लोग आते जाते रहते थे, जैसे कि महल का पुराना अड्डा जहां भिखारी कभी कभी रुकते थे, या कोई छोटा कोना जहां पुराने नौकर अपने जुब कर रख कर जाते थे। बीरबल ने तुरंत रसोई और नीचे के स्टोर की तलाशी ली। स्टोर में सारे बर्तन व्यवस्थित थे, पर एक छोटी सी पेटी मिली जिसमें कुछ कपड़े और पुरानी चप्पलें रखी हुई थी। पेटी के नीचे एक छोटा सा कागज था और उस पर कुछ दाग लगे थे जो हल्दी की तरह लग रहे थे। बीरबल की नजरें चमक उठीं। उन्होंने पेटी के आसपास का मृदु मिट्टी छुआ और महसूस किया कि वहां के कुछ निशान ताजा थे। किसी ने हाल ही में कुछ वहां रखा या हटा लिया था। अच्छा, बीरबल ने धीरे से कहा, किसी ने मिट्टी के निशान छुपाने की कोशिश की है। वे जानते थे कि चोर ने जूतों को कहीं और रखा होगा या उन्होंने किसी को पकड़ाया जाएगा। बीरबल ने रसोइयों से कहा कि वे आज रात अपनी ड्यूटी के बाद उन सब स्थानों पर नजर रखें जहां जूते छिपाने के लिए जगह हो सकती है। रसोइयों ने ये माना और कहने लगे कि वे सतर्क रहेंगे। उस शाम जैसे ही रात का अंधेरा महल पर छा गया, बीरबल खुद निगरानी के लिए बाहर निकले। उन्होंने महल के पीछे की गलियों का रुख किया। वहां कुछ बच्चे मस्त होकर खेल रहे थे, कुछ बूढ़े लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे और एक एक झोपड़ी में हल्की सी जलती हुई लौ थी।
बीरबल ने हर जगह नजर दौड़ाई और पाया कि कुछ खांचे ताजे थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां से गुजरा हो। वे उस रास्ते पर धीरे धीरे चले जहां से जूते राखी हुई पेटी की तरफ जा सकती थी। तभी उन्हें पीछे से एक हल्की सी आहट मिली। किसी ने धीरे से कदम रखा था। बीरबल ने पलटा और देखा कि एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र शायद 12 साल की होगी, झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता लिए खड़ा था। लड़के ने बीरबल की ओर झट से देखा और कहा, साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस यहां सोने आ गया था। पर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे कि वे किसी बात से डर रहे हों पर साथ ही कुछ छिपा रहे हों। बीरबल ने उसे आंखों में देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम्हें हल्के पीले दाग दिखे थे क्या, या किसी ने तुम्हें अजीब तरह की चीजें देते हुए देखा? लड़के ने झट से कहा, हाँ साहब, कल रात एक आदमी यहां आया और उसने कुछ कपड़े फेंके और बोला कि रात में कुछ सामान रख दो। मैंने नहीं देखा कि क्या रखा, पर उसने कहा कि कोई जाकर ले लेगा। लड़के के मुंह से ये बात सुनते ही बीरबल की दिली धड़कन तेज हो गई। वे जानते थे कि ये वही सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। किसी ने जूतों को छिपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया होगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सारी पकड़ाई हुई बातें बताई। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी, पर वे शांत रहे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें बेवकूफ बनाया तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अकबर ने कहा। पर बीरबल ने मन ही मन सोचा कि सजा से पहले सच्चाई जानी जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर सजा गलत होने पर बेगुनाहों का नुकसान कर देती है। उन्होंने कहा, महाराज, सजा से पहले सही पहचान जरूरी है। यदि हम पहले दोषी निकाल लें और बाद में सजा करें तो ये न्याय नहीं होगा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि आज शाम से महल के सभी द्वारों पर चौकसी बढ़ाई जाएगी और जो भी अंधेरे में अजीब हरकत करेगा उसे पकड़ा जाएगा। इस घोषणा ने सबको चौकन्ना कर दिया। पर चोर बुद्धिमान था। उसने अब तक कोई संकेत नहीं छोड़ा था जो सीधे उसे पकड़े। बीरबल ने अब अपनी आखिरी चाल चलने का निश्चय किया। उन्होंने महल के उन पुराने चक्करदार रास्तों को ठीक उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी महत्वपूर्ण चाल के पहले करता है। बीरबल ने एक कपड़ा भरा झोला महल के बाहर एक सुनसान कोने में रखा। झोले में कुछ नमी और हल्दी के दाग थे ताकि वो असलियत लगे। फिर उन्होंने छुपकर वहां इंतजार किया। रात के कुछ समय के बाद हल्की आहट हुई। कोई उस जगह की तरफ आया। एक आदमी जो ढके छुपे कपड़े पहने हुए था, झोले के पास आया, झोला उठा और चलने लगा। पर अचानक वो रुका। उसने आसपास देखा और फिर धीमे कदमों से चल पड़ा। बीरबल ने टीम को संकेत दिया और वे उसे घेरने लगे। आदमी चकित हुआ, पर भागने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि आसपास की गलियां बंद कर दी गई थी और सामने महल के दरबारी मौजूद थे। जब आदमी पकड़ा गया तो उसकी शक्ल देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो कोई बड़ा चोर नहीं था, नहीं कोई घातक अपराधी। वो एक पुराना नौकर था। एक ऐसा नौकर जो वर्षों से महल में काम करता आया था। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, पर चेहरे पर एक कसावट थी जो दिखाती थी कि वो कभी भरोसेमंद था। लोग बोले कि वो अक्सर रातों में अकेला घूमता है और कई बार मदिरालियों में देखा गया था। पर उसने जूतों को क्यों चुराया? उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में पछतावा झलकता था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने ये काम क्यों किया? जूतों की कीमत क्या थी तुम्हारे लिए? नौकर थोड़ी देर सन्न रहकर बोला, महाराज, मैं बेतरस शर्मिंदा हूं। मेरी बीमारी और घर की जरूरतों ने मुझे इस कदर दबा दिया कि मैंने ये काम किया। मैं जूते बेचने का इरादा नहीं रखता था, मैं बस कुछ ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पर बीरबल ने कुछ और देखा। नौकर के कपड़ों पर हल्के हल्के कण थे जो मसालों जैसे थे, पर उनमें एक विशेषता थी। उन कणों में एक अनोखा रंग था। वो रंग किसी विशेष जूते की कढ़ाई का रंग था, यानी कि वही जूते
जिसने अकबर के जूते पहने थे, उनके कुछ हिस्सों का रंग अब इस नौकर के पास था। अकबर का गुस्सा उबल पड़ा और वे निष्कर्ष निकाला कि दोषी पकड़ लिया गया है। पर बीरबल ने अचानक कहा, महाराज, एक आखिरी बात सुनिए। वे सचमुच शांत बैठे और लोगों को देखने लगे। अगर ये नौकर सचमुच इतना ही अपराधी था तो उसने क्यों महल के इतने निकट जूते छुपाए? क्यों उसने उन्हें बेचने की बजाय छुपा कर रखा? और क्यों उसने आज तक किसी ने नहीं बताया कि उसने कुतरासा ऐसा अपराध किया? बीरबल ने कुछ और सुरागों की ओर इशारा किया, जैसे कि जूतों के किनारे पर कुछ ऐसे निशान थे जो जूतों के मालिक के चलने के तरीके से मेल खाते थे, और वो निशान नौकर के पैरों से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने पूछा, क्या इस नौकर ने कभी अकबर के कमरे का दरवाजा अंधेरे में खोलाया किया और जल्दी से जूते निकाले? नौकर ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं। तब बीरबल ने कहा कि या तो नौकर ने झूठ बोला है या कोई और है जो इससे जुड़ा है। और कौन? वे सब मिलकर सोचने लगे। बीरबल ने फिर से निरीक्षण किया और देखा कि जूतों की अंदर की गद्दी पर एक तरह की मिट्टी की खुशकी थी, पर वो मिट्टी महल के बाहर की किसी खास जगह पर पाई जाती थी। एक बाग, जिसे आजकल सिर्फ एक सज्जन नाम था, की निगरानी से गुजरना पड़ता था। उस सज्जन का नाम था काफी शातिर, एक ऐसा व्यक्ति जो महल के आसपास के लोगों से मिलता जुलता था और कभी भी थोड़ी सी लालसा में गुम हो जाता था। बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें कुछ और समय चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। अंततः बीरबल ने वो चाल चली जो किसी जादू से कम नहीं थी। उन्होंने महल के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, एक छोटा सा मेला जैसा जहां मजाक और नाटक होंगे। लोगों ने वहां इकट्ठा होना शुरू किया और बीरबल ने उसी मौके पर उस सज्जन को आमंत्रित किया। सज्जन आया और हंसी खुशी में उसका व्यवहार बिल्कुल संगीन था। बीरबल ने अचानक कहा, आज हमारे महल का एक असाधारण नाटक होगा, चोरों का नाटक। जो भी सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। सज्जन की दिलचस्पी जग गई। उसने सोचा कि शायद कोई छोटी सी तलाश में उसे कुछ मिलेगा, पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। नाटक शुरू हुआ और कलाकारों ने चोरी के दृश्य निभाए। जूते चोरी होते हैं, नौकर गिरफ्तार होते हैं और लोग आपस में शिकायत करते हैं। तभी बीरबल ने एक छोटा सा संकेत भेजा। एक नौकर चुपके से जूते जैसी चीज बाहर निकालकर दिखाने लगा। सज्जन की ठंडी आंखें चमकी। उसने तुरंत एहसास कर लिया कि ये वो वही मौका है जिसे वह देख रहा था। उसने जलाए हुए हल्के कदमों से हंसी का सहारा लिया और बोला कि वह भी कुछ बताएगा। उसने कहा कि उसने देखा था कि नौकर ने जूते चुराए थे और वो उन्हें खरीदने गया था, पर यह सब तो वो भी पैसे के लिए कर रहा था। पर बीरबल ने मुंह पर हंसी बिखेरते हुए कहा, यह बड़ा आसान है, पर शायद तुम्हें याद है कि जूतों पर एक खास रंग और निशान था। क्या तुम उस रंग की मालकिन की तरह उन जूतों को पहचानेगा? सज्जन दुविधा में पड़ गया और धीरे धीरे उसका चेहरा भारी हुआ। तभी वो एक असहज सच बोला। उसने बताया कि असल में जूते किसी और ने चुराए थे। एक नया नौकर जिसने अभी महल में काम शुरू किया था और जिसने थोड़ी नई जानबूझकर जूते चोरी करके पुराने नौकर को फंसाया ताकि ध्यान बांट सके। सज्जन ने कहा कि उसने नई नौकर को जूतों के साथ देखा था और बाद में उसने पुराने नौकर को फंसाने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही माहौल में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हुआ। वे झट से उस नए नौकर को बुलवाने का आदेश देते हैं। नया नौकर, जो थोड़ी देर पहले महल में शामिल हुआ था, डरते डरते सामने आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर उसके हाथों में हल्की सी कर्तव्यहीनता थी। बीरबल ने उसे निहारते हुए कहा, बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम था कि तुम किसे को फंसा रहे हो? नौकर ने घबराकर कहा कि उसे पैसे की दरकार थी और उसने सोचा था कि अगर किसी पुराने नौकर पर शक जमेगा तो वो निकल जाएगा और उसे महल में जगह मिल जाएगी। उसने बताया कि उसने रात में जूते उठा लिए और किसी अज्ञात स्थान पर रख दिए थे, पर बाद में उसे डर लगा
और उसने पुराने नौकर के ऊपर इल्जाम लगवा दिया ताकि ध्यान हट सके। ये बात सुनते ही अकबर ने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है और जिसने सच कहा है उसे दंड और सुधार दोनों के उपाय मिलेंगे। नया नौकर दोषी था, पर उसकी नीयत में केवल लालच था, न कि क्रूरता। इसलिए अकबर ने उसे किसी कठोर सजा की जगह सेवा और श्रम की सजा दी। उसे महल के उन कामों में लगाया गया जहां उसे अपनी गलती समझ में आए और उन पर अपनी सेवा से आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका दिया गया। पुराने नौकर, जो बेगुनाह साबित हुआ, को न केवल बरी किया गया बल्कि उसे सम्मानपूर्वक अपने काम पर रखा गया और मदद भी दी गई ताकि वो अपने कर्ज चुकता कर सके। दरबार में लोगों ने देखा कि न्याय और दया दोनों साथ साथ चल सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, सच को जड़ से जानना जरूरी है, वरना कोई भी बेमतलब सजा का शिकार हो सकता है। बीरबल ने आज सिर्फ जूते की चोरी को सुलझाया नहीं, बल्कि इंसाफ और मानवता का पाठ भी पढ़ाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बड़ी बात यही है कि जब कोई चोरी जैसी छोटी सी बात होती है तो उसमें भी बड़े रिश्ते और छोटे छोटे स्वार्थ छिपे होते हैं। यदि हम केवल बाहरी रूप से देखेंगे तो अक्सर अंदर की सच्चाई छूट जाती है। अकबर ने सिर हिलाया और महल में सबको निर्देश दिया कि किसी को तुच्छ मानकर बेइंसाफ न करे और किसी को जल्दी दंडित न करे। उन्होंने साथ ही जूतों की भी व्यवस्था ठीक करवाई। जूते वापस मंगवा दिए गए और रात के पहरे भी कड़े कर दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हों। यह कहानी महज जूते की चोरी की नहीं रही, वो दरबार की एक ऐसी कहानी बन गई जहां छलकपट, लालच और दया के संगम ने सबको सिखा दिया कि न्याय केवल सजा नहीं, समझदारी और सच्चाई की खोज भी है। और जब भी महल में कोई छोटी या बड़ी बात होती, लोग अक्सर मुस्कुरा कर कहते, याद है जब जूते गायब हुए थे? और बीरबल की वही शांति और चतुराई सबको याद दिलाती कि सच अक्सर छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है, बस उसे खोजने की नजर चाहिए। समाप्त। कभी कभी दरबार की चमकती मुस्कुराहटों के पीछे सबसे गहरी साजिशें छिपी होती है। जहां वफादारी का दिखावा होता है, वही धोखे की परछाई भी मंडराती है। और जब चाल चली गई बीरबल के खिलाफ, तो दरबार की नींव तक हिल गई। जब दरबार में मंत्री ने चली अपनी साजिश अकबर और बीरबल के खिलाफ, उस दिन दिल्ली की हवा तक में खामोशी थी। कौन था वो मंत्री और कैसे बीरबल ने खोला उसका असली चेहरा? आइए सुनिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ साजिश नहीं, एक सबक भी थी। लाल किले की दीवारों पर सुबह की सुनहरी किरणें फिसल रही थी। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ नफासत, खुशबू और शाही ठाट का नजारा था। मोती जड़े सिंहासन पर अकबर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो तेज था जो एक बादशाह के रुतबे की पहचान होता है। उनके सामने खड़े थे बीरबल, शांत, सरल, परंतु उतने ही तेज दिमाग वाले। दरबार के हर कोने में उनकी मौजूदगी का असर था। उनकी बातों में तर्क, हंसी और सच्चाई का मिश्रण था और अकबर के दिल में उनके लिए एक खास जगह। मगर सबको ये रिश्ता रास नहीं आता था। कई मंत्री जो खुद को दरबार का अहम हिस्सा समझते थे, बीरबल की चतुराई और अकबर के निकट संबंध से जलते थे। उनमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या रखने वाला था मंत्री महेशदास, एक महत्वाकांक्षी, चालाक और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति। वो अपने मन में ये बात बिठा चुका था कि जब तक बीरबल दरबार में रहेंगे, तब तक उसे कभी बादशाह का विशेष स्नेह नहीं मिलेगा। महेशदास ने धीरे धीरे अपने मन में बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसके पास चापलूसी करने की कला थी और वो जानता था कि कब कौन सा शब्द कहना चाहिए। उसने अकबर के कानों में धीरे धीरे बीज बोने शुरू किए, जहांपना, बीरबल तो आपके सबसे करीबी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनकी सलाह हर बार आपके लिए फायदेमंद होती है या उनके लिए? अकबर पहले तो मुस्कुराए। महेशदास, तुम बीरबल को नहीं जानते। उनका दिल साफ है। मंत्री झुका, पर उसकी आंखों में चाल की चमक थी। जहांपना, मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूं।
पर वक्त आने पर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। उसने दरबार के कुछ और मंत्रियों को भी अपने साथ मिला लिया। वे सब अंदर ही अंदर बीरबल के खिलाफ साजिश रचने लगे। उनका उद्देश्य था बीरबल की साख को खत्म करना और अकबर के दिल में संदेह पैदा करना। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी घटनाएं घटानी शुरू की जिनसे अकबर को लगे कि बीरबल अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चाल चली गई, खजाने की गड़बड़ी। एक सुबह दरबार में खबर आई कि शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हैं। दरबार में खलबली मच गई। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। खजाने की देखभाल कौन करता है? उन्होंने पूछा। उत्तर मिला, बीरबल के निरीक्षण में। बस यही तो मंत्री चाहता था। उसने फौरन अकबर के पास जाकर कहा, जहांपना, ये तो बहुत गंभीर मामला है। अगर बीरबल के अधीन लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये उनकी लापरवाही है, या शायद। वो रुक गया। शायद उन्हें खुद कुछ पता हो। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में सवाल उठ गया। उसी रात उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि खजाने से सिक्के गायब हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे अभी अभी पता चला है। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। अकबर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सच पता करोगे, क्योंकि तुम्हारा नाम अब इस मामले से जुड़ गया है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और निकल पड़े। वे जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं। किसी ने जानबूझकर ये गड़बड़ी की थी। उन्होंने खजाने का निरीक्षण किया, हिसाब देखा और पाया कि सिक्के दरअसल गायब नहीं हुए। उन्हें एक दिन पहले दूसरी अलमारी में स्थानांतरित किया गया था, मगर रजिस्टर में उस प्रविष्टि को किसी ने मिटा दिया था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि किसी ने झूठे प्रमाण बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने ये बात अकबर को बताई और असली रजिस्टर दिखाया। अकबर को थोड़ी राहत मिली, पर मंत्री महेशदास ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, क्या यह संभव नहीं कि वही व्यक्ति जिसने प्रविष्टि मिटाई वही व्यक्ति हो जिसने उसे ढूंढ भी लिया, ताकि सबको लगे कि वही निर्दोष है? अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर अब उनके मन में बीरबल को लेकर हल्का सा संशय घर कर गया। यही संशय साजिश की पहली जीत थी। कुछ दिनों बाद मंत्री ने दूसरी चाल चली। इस बार मुद्दा था जनता का असंतोष। दरबार में एक व्यापारी आया, बहुत गुस्से में। उसने कहा कि बीरबल के आदेश पर उस पर ज्यादा कर लगाया गया है। बीरबल ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया, बल्कि नगर के कर निर्धारण का काम दूसरे मंत्री का था। लेकिन महेशदास ने मौका भुनाया। उसने कहा, जहांपना, हर व्यापारी बीरबल का नाम ले रहा है। शायद कोई भ्रम नहीं, सच्चाई यही है। अकबर ने बीरबल को देखा। उनके चेहरों पर शंका की लकीरें गहराने लगी। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं खुद इस व्यापारी के आरोप की जांच करूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि उसे आदेश किसने दिया था। व्यापारी ने कहा कि एक शाही सिपाही बीरबल की मोहर लेकर आया था और उसने कर वसूल किया। बीरबल ने उस सिपाही का विवरण लिया और खोज शुरू कर दी। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि वो सिपाही दरअसल मंत्री महेशदास के दरबार का आदमी था। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। अब ये सिर्फ एक झूठ नहीं, बल्कि षड्यंत्र था। पर उन्होंने तुरंत इसका पर्दाफाश नहीं किया। उन्होंने ठान लिया कि अब सच्चाई को ऐसे सामने लाया जाएगा कि अकबर खुद देख ले। 1 सप्ताह बीता। दरबार में अब माहौल अलग था। अकबर अब पहले की तरह बीरबल से खुलकर बात नहीं करते थे। कुछ दरबारी बीरबल से बचकर रहने लगे। अफवाहें फैल चुकी थी कि बीरबल पर महाराज का भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। यही तो मंत्री चाहता था। एक दिन अकबर ने सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, हमारे दरबार में निष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा होगी। जो भी मंत्री अपनी सच्चाई सिद्ध कर सकेगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। ये सुनकर मंत्री महेशदास मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसका वक्त आ गया है। बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं एक सुझाव दूं।
अकबर ने सिर हिलाया। आप हर मंत्री को एक एक पौधा दे और कहें कि जो मंत्री ईमानदार होगा उसके हाथ में यह पौधा एक सप्ताह में हरा भरा हो जाएगा, बाकी सब सूख जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, ये परीक्षा होगी। हर मंत्री को एक एक बीज दिया गया। सब अपने अपने घर गए और रोज पानी देने लगे, मगर उन्हें क्या पता वो बीज पकाए हुए थे, यानी उनमें अंकुरण की संभावना ही नहीं थी। 7 दिन बाद दरबार में सब मंत्री अपने गमलों के साथ आए। हर किसी का गमला सूखा था सिवाय एक के। महेशदास का पौधा हरा था। अकबर मुस्कुराए, वाह, तो हमारे दरबार में सबसे ईमानदार मंत्री महेशदास निकले। बीरबल ने एक गहरी नजर डाली। महाराज, ये संभव नहीं। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि ये बीज पकाए हुए थे, इनमें जीवन नहीं उग सकता। अगर महेशदास का पौधा हरा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने कोई दूसरा बीज बोया है, यानी धोखा किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने महेशदास की ओर देखा। क्या यह सच है? मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल न सका। उसकी चाल वही धराशायी हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यही मंत्री है जो आपके खिलाफ भी चाले चलता रहा और मेरे खिलाफ भी। खजाने की गड़बड़ी और व्यापारी का झूठ, दोनों इसी की साजिश थी। अकबर ने प्रमाण मांगे। बीरबल ने रजिस्टर दिखाया, उस व्यापारी का बयान प्रस्तुत किया और सिपाही की गवाही भी, जो अब डर से सब कुछ कह चुका था। सबूत इतने पक्के थे कि सारा दरबार हैरान रह गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए कहा, महेशदास, तुमने न सिर्फ हमारे दरबार की निष्ठा पर धब्बा लगाया, बल्कि हमारी दोस्ती और विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी चालें अब तुम्हारे खिलाफ होंगी। महेशदास गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कहा, गलती नहीं, गुनाह, और गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि उसे उसके पद से हटा दिया जाए और राज्य से निर्वासित किया जाए। उस दिन दरबार में फिर वही सन्नाटा लौट आया, मगर इस बार सन्नाटा राहत का था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैंने तुम्हारे ऊपर संदेह किया, ये मेरी भूल थी। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब भी सच्चाई की परीक्षा होती है तो भरोसे की लौ कुछ देर के लिए झिलमिला जाती है, पर सच्चाई की रोशनी उसे बुझने नहीं देती। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे विश्वास के प्रतीक हो। उस दिन के बाद दरबार में एक नया नियम बना, किसी के खिलाफ कोई आरोप बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं होगा। और हर मंत्री जान गया कि जहां बीरबल मौजूद है, वहां चालाकी की नहीं, सच्चाई की जीत होती है। महल के गलियारों में लंबे समय तक लोग ये कहानी सुनाते रहे। जब दरबार में मंत्री ने चली अपनी साजिश अकबर और बीरबल के खिलाफ, तो चालाकी के सारे जाल बीरबल की बुद्धि में उलझकर खुद बिखर गए। और यही थी बीरबल की सच्ची विजय, बिना तलवार, बिना युद्ध, केवल बुद्धि और ईमानदारी से साजिश को हराने की विजय। समाप्त। कभी कभी सबसे साधारण चेहरा सबसे गहरी कहानी छुपाए हुए होता है, और जब वो चेहरा अकबर के दरबार की सुमुखी रोशनी में प्रकट होता है तो हर कोई चुप हो जाता है, क्योंकि सच्चाई की राह में अक्सर बड़ी छोटी चालें और अंधेरे राज भी चलते हैं। जब अकबर के दरबार में आया मनोज, एक साधारण सा गांव का युवक, उसके हाथों में एक छोटी सी किस्मत और बड़े सवाल थे। क्या सच वही होगा जो दिखता है, या फिर चालबाजियां इतनी गहरी थी कि दरबार ही हिल जाएगा? आइए सुनिए ये कहानी। मनोज उस दिन सुबह सुबह ही लाल किले के विशाल द्वार पर खड़ा था। उसके कपड़े साधारण, पैर जूते के बिना, और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो गांव की रोजमर्रा की मुसीबतों से कहीं अलग थी। उसे लेकर उसकी मां ने कहा था कि अगर अकबर से न्याय मिले तो पूरा परिवार सुकून से जी सकेगा। मनोज के हाथ में एक पुराना तंजीमदार पत्र था। मिट्टी के धब्बों और महीन महीन किनारों से पता चल रहा था कि ये कई बार पढ़ा और छुपाया गया होगा।
गांव वालों ने जब इस पत्र को देखा तो कहा कि ये छोटे सी बात है, पर मनोज के आंखों में वो उम्मीद थी जो किसी बड़े कदम के लिए होती है। दरबार में पहुंचते ही मनोज की निगाहें उस विशाल सिंहासन और अकबर की शांत परंतु धारदार आंखों पर टिक गई। बीरबल भी वही बैठे थे, उनकी आंखों में वही हल्की सी शरारत जो किसी कठिन सवाल के सामने मुस्कान बनकर आती है। मनोज के भीतर का डर धीरे धीरे उम्मीद में बदलते हुए उसे आगे बढ़ा रहा था। जब उसे अकबर के सामने बुलाया गया तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने साहस बांधकर अपना पत्र प्रस्तुत किया और बोला, जहांपनाह, मैं मनोज हूं, आपके राज्य के छोटे से गांव से। मेरे पास आपसे कुछ न्याय की गुहार है। अकबर ने उसकी बात सुनी। अक्सर वो खुद सुनते थे कि गांव के लोग किस तरह के दुख लेकर आते हैं। इस समय भी उन्होंने मिलनसार स्वर में पूछा कि समस्या क्या है। मनोज ने बिना घबराए कहा कि एक बड़ा जमीन हवाला विवाद है। उसकी जमीन जिस पर उसने सारी जिंदगी मेहनत की थी, उसे एक मंत्री के नाम पर जबरन हस्तांतरित कर दिया गया। उसने कहा कि वो प्रमाण लेकर आया है, पर एक बड़ा रहस्य यह भी था कि उसी जमीन के पास एक पुराना कुआं है जिसमें कुछ दुर्लभ मिट्टी और नहाने पहुने के सामान छोड़े हुए थे, और वे चीजें अचानक गायब होने लगी जब से वही मंत्री गांव के आसपास अधिक दिखने लगा। दरबार में चुप्पी पसर गई। मंत्री, जो मनोज का नाम सुनकर थोड़े असहज हुए, उनका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले राज्य के न्यायालय में सुलझते हैं। पर अकबर ने उसकी बात को टालने से मना करते हुए कहा, हमारा दरबार हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वो साधारण हो या कोई बड़ा अधिकारी। मनोज, तुम अपने प्रमाण दर्शाओ। मनोज ने पत्र फैलाया। उस पत्र पर गांव के पंचायत के पुराने रिकॉर्ड थे, गवाहों के नाम थे और साथ ही कुछ ऐसे अंश थे जिनमें जमीन के मूल मालिक का उल्लेख था, एक नाम जो वर्षों से गांव में पूरक था। उस पत्र में किसी ने जानबूझकर कुछ पन्ने फाड़े नहीं थे, वरन बाद में कुछ नई गोपनीय मोहरें लगाई गई थी जो दिखाने के लिए कि मामला किसी अधिकारी का है। मंत्री के चेहरे पे लालिमा छा गई, पर वो तुरंत अपनी वकालत में जुट गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, और फिर उसने गांव के कुछ लोगों के बयान बुलवाए जो कहने लगे कि मनोज की दलीलें बेसिर पैर हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें चमक रही थी, पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अकबर से एक निवेदन किया, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले की तह तक जाकर सच सामने लाऊंगा। कुछ बातें वही कहती है जो आंखों से नहीं मगर चीजों के निशानों से बयान होती है। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने मनोज से कहा कि वो शांति से बैठकर हर बात बताए। मनोज ने बताया कि जमीन पर पहले एक बूढ़ा किसान रहा करता था जिसका नाम पंडित विभोर था। पंडित विभोर ने अपनी बुढ़ापे में जमीन उस गांव की सामूहिक पंचायत के नाम कर दी थी और कागजात भी नोटरी में दर्ज थे। पर कुछ सालों पहले प्रमुख मंत्री के एक प्यादा ने उस गांव को नियोजित करने की कवायद की थी। उसने कुछ नौकरों और स्थानीय लोगों के माध्यम से पंचायत के दस्तावेजों में फेरबदल करवा दिए और दावा कर दिया कि पंडित ने अपनी जमीन उसी मंत्री को बेच दी थी। पंडित विभोर की याददाश्त ढीली पड़ चुकी थी और वो अपने बुढ़ापे में आवाज नहीं उठा पा रहा था। मनोज ने कहा कि पंडित के पास कुछ चिट्ठियां थी, वही पत्र जिसे मनोज लेकर आए थे, और उन्होंने उन पर मोहर देखी थी जो साबित करती थी कि लेन देन किसी साक्षी के सामने नहीं हुआ था। बीरबल ने कहा कि वे खुद पंडित का हाल देखेंगे, पर एक बात उन्होंने गौर से नोट की। पत्र पर कुछ मिट्टी के दाग थे जो किसी खास मिट्टी के संकेत थे, और ऐसा मिट्टी का रंग उस गांव में केवल एक जगह मिलता था, पुराने कुएं के आसपास के किनारे पर। यानी मिट्टी के निशान ये बता रहे थे कि ये कागज उसी जगह पर पड़ा था या वहां से उठाकर लाया गया था। बीरबल ने कहा, यह संकेत हमें बताएगा कि सच कहां छिपा है। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से और पंडित विभोर से मिलने का आदेश दिया। जब वे पहुंचे तो पाया कि पंडित के कमरे में कुछ अजीब सी सुनसानियां थी।
एक छोटा सा तिजोरी जैसा बक्सा खाली पड़ा था और पंडित के हाथ फुदक रहे थे कि उन्हें घाटे में धोखा मिला है, पर उनके जुबान पर शब्द नहीं। बीरबल ने पंडित के पुराने खाते और मोहरों को देखा और किन्हीं संकेतों से उन्होंने समझ लिया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, पर किसने किया ये सीधे तौर पर साफ नहीं था। बीरबल ने गांव की मिट्टी के नमूनों की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने चतुर दिमाग से ये सोचकर कुछ नए प्रयोग किए। गांव के 8-9 बुजुर्गों से पूछा कि कब और किसके आने पर मिट्टी की निशान बदलते थे। पता चला कि उसी मंत्री के आदमी अक्सर रात को गांव आते और कुएं के पास कुछ सामान लेते, पर क्या लेते थे किसी ने ठीक से नहीं देखा। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात में देखे हुए चमकीले वस्त्रों को ले जाते देखा है, जो शायद मंदिर या महल के किसी कार्यक्रम से आए होते थे। बीरबल ने यह भी नोट किया कि कुछ मोहरें और कागज में लगने वाले दाग उसी तरह के थे जैसे शहर के नोटरी कार्यालय में मिलते हैं, यानी शहर से कोई छेड़छाड़ कर रहा था। दरबार में यह मामला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मंत्री ने अकबर के समक्ष अपनी सफाई स्वतः पेश की। उसने कहा कि वह तो सिर्फ गांव के विकास की सोचता है और उसके द्वारा ले जा रही खेती के लिए वो जमीन चाहिए थी, पर सबूतों की गूंज अधिकती जा रही थी। बीरबल ने तब एक चाल चली। वे जानते थे कि जब सीधे हमला नहीं किया जा सकता तो सूक्ष्म निरीक्षण और सही समय पर सवाल करने से बहुत कुछ खुल सकता है। उन्होंने मंत्री से एक छोटा सा आदेश कर दिया, मंत्री महाशय, तुम कल गांव में स्वयं जाकर जोड़े गए कुछ कामों का निरीक्षण करो और पंडित के साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करो। मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि इस काम से वो गांव पर अपना प्रभाव दिखा पाएगा। मगर यह वही पल था जब बीरबल ने असली साजिश का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने मंत्री के साथ चलने का इशारा नहीं किया, बल्कि गांव के उन बच्चों को बुलाया जिन्होंने रात में हल्की सी हरकतें देखी थी। बच्चों ने बताया कि एक रात उन्होंने मंत्री के आदमी को पंडित के घर के पास कुछ सौदे करते देखा, पर वे नहीं समझ सके कि क्या सौदा था। बीरबल ने बच्चों का उपयोग किया, पर वे सीधे तौर पर बच्चों से नहीं बोले। उन्होंने गांव के एक साधारण लड़के मनोज को कहा कि वो गांव में कुछ रोज रहने जैसा व्यवहार करे और देखे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। मनोज ने यह काम खुशी खुशी किया। उसकी मां ने कहा कि यह मौका है, और मनोज का दिल भी सच निकालने की चाह में धड़क रहा था। कुछ दिनों तक छुपकर देखभाल करने के बाद मनोज ने देखा कि गांव के एक छोटे से गोदाम के पास रात के समय एक बग्गी आती और कुछ लोग उतरकर वही कागज और कुछ मोहरे छुपाते हैं। उन्होंने देखा कि वही बग्गी शहर के उस नोटरी के बाहर से आई थी जहां से आधिकारिक मोहरें बनती थी। मनोज ने बीरबल को बताया और बीरबल ने चुपचाप उस बग्गी का पीछा कराया। बग्गी को रोककर देखा गया तो उसमें वही अधिकारी पाए गए जो नोटरी कार्यालय से। दरबार में चुप्पी पसर गई। मंत्री, जो मनोज का नाम सुनकर थोड़े असहज हुए, उनका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले राज्य के न्यायालय में सुलझते हैं। पर अकबर ने उसकी बात को टालने से मना करते हुए कहा, हमारा दरबार हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वो साधारण हो या कोई बड़ा अधिकारी। मनोज, तुम अपने प्रमाण दर्शाओ। मनोज ने पत्र फैलाया। उस पत्र पर गांव के पंचायत के पुराने रिकॉर्ड थे, गवाहों के नाम थे और साथ ही कुछ ऐसे अंश थे जिनमें जमीन के मूल मालिक का उल्लेख था, एक नाम जो वर्षों से गांव में पूरक था। उस पत्र में किसी ने जानबूझकर कुछ पन्ने फाड़े नहीं थे, वरन बाद में कुछ नई गोपनीय मोहरें लगाई गई थी, जो दिखाने के लिए कि मामला किसी अधिकारी का है। मंत्री के चेहरे पे लालिमा छा गई, पर वो तुरंत अपनी वकालत में जुट गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, और फिर उसने गांव के कुछ लोगों के बयान बुलवाए जो कहने लगे कि मनोज की दलीलें बेसिर पैर हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें चमक रही थी, पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अकबर से एक निवेदन किया, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले की तह तक जाकर सच सामने लाऊंगा।
कुछ बातें वही कहती है जो आंखों से नहीं मगर चीजों के निशानों से बयान होती है। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने मनोज से कहा कि वो शांति से बैठकर हर बात बताए। मनोज ने बताया कि जमीन पर पहले एक बूढ़ा किसान रहा करता था जिसका नाम पंडित विभोर था। पंडित विभोर ने अपनी बुढ़ापे में जमीन उस गांव की सामूहिक पंचायत के नाम कर दी थी और कागजात भी नोटरी में दर्ज थे। पर कुछ सालों पहले प्रमुख मंत्री के एक प्यादा ने उस गांव को नियोजित करने की कवायद की थी। उसने कुछ नौकरों और स्थानीय लोगों के माध्यम से पंचायत के दस्तावेजों में फेरबदल करवा दिए और दावा कर दिया कि पंडित ने अपनी जमीन उसी मंत्री को बेच दी थी। पंडित विभोर की याददाश्त ढीली पड़ चुकी थी और वो अपने बुढ़ापे में आवाज नहीं उठा पा रहा था। मनोज ने कहा कि पंडित के पास कुछ चिट्ठियां थी, वही पत्र जिसे मनोज लेकर आए थे, और उन्होंने उन पर मोहर देखी थी जो साबित करती थी कि लेन देन किसी साक्षी के सामने नहीं हुआ था। बीरबल ने कहा कि वे खुद पंडित का हाल देखेंगे, पर एक बात उन्होंने गौर से नोट की। पत्र पर कुछ मिट्टी के दाग थे जो किसी खास मिट्टी के संकेत थे, और ऐसा मिट्टी का रंग उस गांव में केवल एक जगह मिलता था, पुराने कुएं के आसपास के किनारे पर। यानी मिट्टी के निशान ये बता रहे थे कि ये कागज उसी जगह पर पड़ा था या वहां से उठाकर लाया गया था। बीरबल ने कहा, यह संकेत हमें बताएगा कि सच कहां छिपा है। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से और पंडित विभोर से मिलने का आदेश दिया। जब वे पहुंचे तो पाया कि पंडित के कमरे में कुछ अजीब सी सुनसानियां थी। एक छोटा सा तिजोरी जैसा बक्सा खाली पड़ा था और पंडित के हाथ फुदक रहे थे कि उन्हें घाटे में धोखा मिला है, पर उनके जुबान पर शब्द नहीं। बीरबल ने पंडित के पुराने खाते और मोहरों को देखा और किन्हीं संकेतों से उन्होंने समझ लिया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, पर किसने किया ये सीधे तौर पर साफ नहीं था। बीरबल ने गांव की मिट्टी के नमूनों की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने चतुर दिमाग से ये सोचकर कुछ नए प्रयोग किए। गांव के 8-9 बुजुर्गों से पूछा कि कब और किसके आने पर मिट्टी की निशान बदलते थे। पता चला कि उसी मंत्री के आदमी अक्सर रात को गांव आते और कुएं के पास कुछ सामान लेते, पर क्या लेते थे किसी ने ठीक से नहीं देखा। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात में देखे हुए चमकीले वस्त्रों को ले जाते देखा है, जो शायद मंदिर या महल के किसी कार्यक्रम से आए होते थे। बीरबल ने यह भी नोट किया कि कुछ मोहरें और कागज में लगने वाले दाग उसी तरह के थे जैसे शहर के नोटरी कार्यालय में मिलते हैं, यानी शहर से कोई छेड़छाड़ कर रहा था। दरबार में यह मामला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मंत्री ने अकबर के समक्ष अपनी सफाई स्वतः पेश की। उसने कहा कि वह तो सिर्फ गांव के विकास की सोचता है और उसके द्वारा ले जा रही खेती के लिए वो जमीन चाहिए थी, पर सबूतों की गूंज अधिकती जा रही थी। बीरबल ने तब एक चाल चली। वे जानते थे कि जब सीधे हमला नहीं किया जा सकता तो सूक्ष्म निरीक्षण और सही समय पर सवाल करने से बहुत कुछ खुल सकता है। उन्होंने मंत्री से एक छोटा सा आदेश कर दिया, मंत्री महाशय, तुम कल गांव में स्वयं जाकर जोड़े गए कुछ कामों का निरीक्षण करो और पंडित के साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करो। मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि इस काम से वो गांव पर अपना प्रभाव दिखा पाएगा। मगर यह वही पल था जब बीरबल ने असली साजिश का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने मंत्री के साथ चलने का इशारा नहीं किया, बल्कि गांव के उन बच्चों को बुलाया जिन्होंने रात में हल्की सी हरकतें देखी थी। बच्चों ने बताया कि एक रात उन्होंने मंत्री के आदमी को पंडित के घर के पास कुछ सौदे करते देखा, पर वे नहीं समझ सके कि क्या सौदा था। बीरबल ने बच्चों का उपयोग किया, पर वे सीधे तौर पर बच्चों से नहीं बोले। उन्होंने गांव के एक साधारण लड़के मनोज को कहा कि वो गांव में कुछ रोज रहने जैसा व्यवहार करे और देखे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। मनोज ने ये काम खुशी खुशी किया। उसकी मां ने कहा कि ये मौका है, और मनोज का दिल भी सच निकालने की चाह में धड़क रहा था। कुछ दिनों तक छुपकर देखभाल करने के बाद मनोज ने देखा कि गांव के एक छोटे से गोदाम के पास
रात के समय एक बग्गी आती और कुछ लोग उतरकर वही कागज और कुछ मोहरे छुपाते हैं। उन्होंने देखा कि वही बग्गी शहर के उस नोटरी के बाहर से आई थी जहां से आधिकारिक मोहरे बनती थी। मनोज ने बीरबल को बताया और बीरबल ने चुपचाप उस बग्गी का पीछा कराया। बग्गी को रोककर देखा गया तो उसमें वही अधिकारी पाए गए जो नोटरी कार्यालय से मोहरे बाहर निकालता था, और उसके साथ एक रजव्य अधिकारी का नौकर भी था जिसका नाम वही था जो मनोज के पत्रों में दिखाई पड़ा था। सारा जाल खुल गया। शहर के नोटरी और मंत्री के आदमी के बीच मिलकर दस्तावेजों को बदलने का कारखाना चल रहा था। जब अकबर को यह खबर मिली तो उनका चेहरा मुखर हो उठा। उन्होंने मंत्री को प्रश्नों के घेरे में ले लिया। मंत्री, जो अब तक खुद को निर्दोष बताता आया था, धीरे धीरे बिखरने लगा। बीरबल ने साक्ष्य सामने रखे, न सिर्फ गांव के निवासियों के बयान, बल्कि उन कागजों पर लगी हुई असली मोहरों और नकली मोहरों का अंतर और नोटरी के आदमी के मानने से भी तथ्य प्रमाणित हो गए। मंत्री ने घुटने टेक दिए और कहा कि उसने ये सब सत्ता पाने की लालसा और जरूरत की वजह से किया था। पर अकबर ने कहा कि लालसा और जरूरत किसी को भी न्याय के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती। अकबर की अदालत में फैसला सुनाया गया। मंत्री को पद से हटाकर उसे जनता के सामने शर्मिंदगी और निर्वासन की सजा दी गई। नोटरी अधिकारी को भी कठोर चेतावनी मिली और उसके कार्यालय के कागजों की पूरी छानबीन करवाई गई। समय समय पर गांव के लोगों के लिए कुछ अनुदान का प्रावधान किया गया ताकि पंडित विभोर की जमीन फिर से पंचायत के नाम न रह जाए और मनोज जैसे सच्चे लोगों को न्याय मिले। पंडित विभोर को उसकी जमीन वापस दी गई और मनोज का नाम सराहे जाने लगा। दरबार में उसकी ईमानदारी की दास्तां फैलने लगी। एक दिन जब अकबर और बीरबल दरबार के सामने बैठे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो बड़ी बात है कि साधारण मनोज ने इतनी हिम्मत दिखाई, पर बताओ तुमने कैसे इतनी सूझबूझ से सारा जाल पकड़ लिया? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, जब जनता के छोटे लोग और बड़े सबूत साथ आ जाते हैं तो कोई साजिश टिक नहीं पाती। और याद रखिए, जहां सच्चाई होती है वहां छुपने की जगह कम हो जाती है। अकबर ने कहा, तुमने फिर से साबित किया कि बुद्धि और धैर्य दोनों साथ हो तो किसी भी बड़े जाल को खोला जा सकता है। मनोज को बाद में सम्मानित किया गया। उसे गांव के कल्याण के लिए कुछ जमीन और अनुदान दिया गया ताकि उसकी मेहनत और सच्चाई की कीमत उसे मिल सके। पर उसे सबसे बड़ी खुशी यह थी कि पंडित विभोर की आंखों में एक बार फिर से सुकून की चमक लौटी और उसकी मां के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो वर्षों से थमी हुई थी। मनोज ने जब तक जिंदगी रही वो अकबर के दरबार के उस दिन को कभी नहीं भूला जब उसने सीधा सादा होकर सच कहकर न्याय पाया और बड़ी चालों के सामने सच्चाई की जीत देखी। दरबार के लोग कहते रहे, जब अकबर के दरबार में आया मनोज, वो साधारण था पर उसकी सच्चाई ने दरबार को याद दिला दिया कि सत्ता और चापलूसी कितनी भी भारी क्यों न हो, पर सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और बीरबल की शांति और अकबर की निष्पक्षता ने फिर दिखलाया कि न्याय का वजन किसी पद से नहीं बल्कि सच से तौला जाता है।